नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं मॉर्गन हाउसल की जबरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये किताब ना पैसे को लेकर एक ऐसी सच्चाई सामने रखती है जो हम अक्सर देख ही नहीं पाते। तो सवाल ये है, दौलत बनाने के लिए सबसे जरूरी नंबर 1 स्किल आखिर है क्या? जरा सोचिए इसके बारे में, क्योंकि इसका जवाब शायद वो नहीं है जो पहली बार में दिमाग में आता है। देखिए, ज्यादातर हम यही सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए ना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल मॉडल समझने होंगे या फिर दिमाग बहुत तेज होना चाहिए। लेकिन ये किताब कहती है नहीं, असली जवाब तो कहीं ज्यादा सिंपल है, और वो है धैर्य और विनम्रता। जी हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ हमारा बर्ताव। और असल में यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब ये उतना जरूरी नहीं है कि कोई कितना जानता है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि वो इंसान मुश्किल हालात में लालच या डर के समय बिहेव कैसे करता है। तो चलिए अब जरा उन अनदेखी ताकतों को समझते हैं जो पर्दे के पीछे से हमारे हर फाइनेंशियल फैसले को कंट्रोल करती हैं। ये हैं हमारा मनोविज्ञान, हमारी किस्मत और जोखिम। किताब का एक बहुत ही शानदार आइडिया है, कोई पागल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सब पैसे से जुड़े फैसले अपने तजुर्बों के हिसाब से लेते हैं। सोचिए, जिस इंसान ने 2008 की मंदी देखी हो, उसके लिए शेयर बाजार कितना डरावना हो गया है ना, और वहीं जिसने हमेशा बाजार को ऊपर ही जाते देखा हो, उसे वो मौकों का खजाना लगेगा। तो कोई पागल नहीं है, बस सबकी अपनी अपनी दुनिया, अपना अपना सच है। और फिर बात आती है किस्मत और जोखिम की, जो समझिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल गेट्स का एग्जाम्पल तो एकदम परफेक्ट है। सब जानते हैं वो एक जीनियस थे, लेकिन वो बहुत बहुत ज्यादा लकी भी थे। उन्हें 1968 में, सोचिए 1968 में एक स्कूल कंप्यूटर यूज करने का मौका मिला। उस जमाने में ये किसी चमत्कार जैसा था, लाखों में किसी एक को मिलता था। ये थी उनकी किस्मत। और जोखिम जोखिम ये था कि उनके जैसी न जाने कितने होशियार लोग थे जिन्हें वो मौका कभी मिला ही नहीं। तो इससे हमें सीखना क्या है? सीखना यह है कि हम सिर्फ कामयाब लोगों की कहानियों में ही ना उलझे रहें, जिसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। होता यह है कि हम सिर्फ उन सर्वाइवर्स को देखते हैं जो सफल हो गए, और उन हजारों को भूल जाते हैं जो उसी रास्ते पर फेल हो गए। इसलिए ये मानना बहुत ज़रूरी है कि भाई किस्मत का रोल होता है, और हमारे प्लान्स ऐसे होने चाहिए जो बुरी किस्मत के एक दो झटके आराम से सह जाएं। और जब बात बुरी किस्मत से बचने की आती है, तो ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर ले आती है, अमीर बनना और अमीर बने रहना। सुनने में एक जैसा लगता है ना? पर यकीन मानिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। इनके नियम भी अलग हैं और इन्हें खेलने का तरीका भी। अमीर बनने के लिए समझिए आपको अटैक करना होता है, आपको आक्रामक खेलना पड़ता है, हिम्मत चाहिए, रिस्क लेने की ताकत चाहिए। लेकिन एक बार जब दौलत बन जाती है तो पूरा गेम बदल जाता है। अब अटैक नहीं, डिफेंस करना है। अब विनम्रता चाहिए, फिजूल खर्ची से बचना है, और हमेशा ये सोचना है कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है। तो अमीर बने रहने का ये जो डिफेंसिव गेम है, इसका टूलकिट क्या है? पहला, फिजूल खर्ची से बचना। दूसरा, अपने पैसों को एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगह लगाना, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तीसरा, अपने प्लान में खतरों के लिए थोड़ी जगह छोड़कर चलना। और सबसे जरूरी, बर्बादी से बचने का डिसिप्लिन। और इसी डिफेंसिव गेम में सबसे बड़ा हथियार है कंपाउंडिंग। जैसा कि मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग की शक्ति के लिए शानदार दिमाग से ज्यादा समय की जरूरत होती है। मतलब आपको जीनियस नहीं होना है, आपको बस टिके रहना है। कंपाउंडिंग के नियम असल में बहुत ही सिंपल हैं, सिर्फ दो। पहला, एक ठीक ठाक रीजनेबल रिटर्न कमाइए, दुनिया का बेस्ट नहीं, बस एक अच्छा रिटर्न। और दूसरा, जो कि सबसे मुश्किल भी है और सबसे जरूरी भी, उस रिटर्न को सालों तक, दशकों तक बिना किसी छेड़छाड़ के बढ़ने दीजिए। बस टिके रहना। इस खेल में सबसे बड़ी जीत यही है। अच्छा, अभी तक हमने पैसा बनाने और बचाने के कैसे पर बात की, पर अब एक बड़ा सवाल, क्यों? आखिर हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? पैसे का असली मकसद, असली गोल क्या है? इस किताब के हिसाब से पैसे से जो सबसे कीमती चीज खरीदी जा सकती है, वो कोई महंगी कार या घर नहीं है। वो है आजादी। अपने समय पर पूरा कंट्रोल होना, ये तय कर पाना कि क्या करना है, कब करना है और किसके साथ करना है। ये वो असली दौलत है जिसका कोई मोल नहीं। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा खतरा भी है, एक जाल, जिसे कहते हैं कभी भी पर्याप्त नहीं वाला माइंडसेट।
ये वो सोच है जब इंसान और ज्यादा के चक्कर में उन चीजों को भी दांव पर लगा देता है जो उसके पास पहले से हैं और जिनकी उसे सच में जरूरत है। ये लालच ना बड़े बड़ों को ले डूबता है। तो फिर इन सब आइडियाज को मिलाकर अपने लिए एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाया जाए जो सिर्फ कागज पे नहीं बल्कि असली जिंदगी में काम करे? चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल रूल्स देखते हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझने वाली है। सबसे अच्छा फाइनेंशियल प्लान वो नहीं होता जो सबसे रैशनल हो, यानी तर्क के हिसाब से एकदम परफेक्ट नहीं। सबसे अच्छा प्लान वो होता है जो सबसे रीजनेबल हो, यानी व्यवहारिक हो। देखिए, फर्क समझिए। एक रैशनल प्लान शायद आपको कागज पर सबसे ज्यादा रिटर्न दिखाएगा, लेकिन अगर वो इतना मुश्किल या डरावना है कि बाजार के गिरते ही आप घबराकर सब बेच दे, तो वो प्लान जीरो है, किसी काम का नहीं। दूसरी तरफ एक रीजनेबल प्लान शायद थोड़ा कम रिटर्न दे, पर वो ऐसा होगा जिसे आप हर अच्छे बुरे वक्त में फॉलो कर पाएंगे, और लॉन्ग टर्म में बस यही मैटर करता है। तो कुछ फाइनल बातें जो आज से ही काम आ सकती हैं। पहला, हमेशा बेस्ट रिटर्न के पीछे मत भागिए। बाजार में टिके रहने को अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए। दूसरा, अपने प्लान्स में गलतियों के लिए हमेशा एक सेफ्टी मार्जिन रखिए। तीसरा, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर दीजिए ताकि सोचना ही ना पड़े। और चौथा, ऐसी फाइनेंशियल योजनाएं चुनिए जो मजबूत हों, नाजुक नहीं। और हां, आखिर में दौलत की सही परिभाषा हमेशा याद रखिए। असली दौलत वो चमचमाती कार नहीं है जो सड़क पर दिख रही है। असली दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, वो इन्वेस्टमेंट, वो सेविंग्स जो दिखती नहीं है पर जो असल में आज़ादी और सुरक्षा देती हैं। तो मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि पर्याप्त कितना होता है आपके लिए? इनफ का मतलब क्या है? क्योंकि जब तक ये मंजिल तय नहीं होगी ना, तब तक ये भागदौड़ कभी खत्म नहीं होगी।